अब तुम लोग शांत रहो। देखो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस एजवर्थ बॉक्स में कैसे हम ये दिखाएंगे कि व्हाट हैपेंस इफ डिमांड फॉर व्हीट इंक्रीजेस। अगर गेहूं की मांग बढ़ जाती है तब क्या प्रभाव पड़ेगा, या उस एजवर्थ बॉक्स में कैसे परिवर्तन होगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, कहाँ उत्पादन होगा, ये सारी व्याख्या हम एजवर्थ बॉक्स के थ्रू कैसे करते हैं। कह रहा है कि अगर गेहूं की मांग मान लो बढ़ गई तो मोर व्हीट लेस क्लोथ विल बी प्रोड्यूस्ड। आपने देखा कि एजवर्थ बॉक्स में ये मान लिया गया है कि पूर्ण रोजगार है, जितने रिसोर्स हैं सब के सब एम्प्लॉयड हैं, कोई खाली नहीं है। अब गेहूं की मांग बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होगा और कपड़े का उत्पादन कम होगा। अब अगर उत्पादन गेहूं का ज़्यादा होगा तो मोर कैपिटल लेस लेबर विल बी रिलीज्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो कपड़ा उत्पादन है वहाँ से क्या होगा, कुछ साधन हटेगा तभी तो गेहूं ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि गेहूं के लिए अलग साधन कहाँ मिलेगा। कोई बेरोजगार नहीं है कि वहाँ से पकड़ के लाओगे और लगा दोगे। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो क्लोथ में से संसाधन को निकालना पड़ेगा, और अगर क्लोथ के उत्पादन में से तुमने साधन निकाला तो वहाँ पहले से पूंजी ज़्यादा लगी है और श्रम कम लगा है। इसका मतलब कह रहा है कि मोर कैपिटल लेस लेबर विल बी रिलीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उत्पादन क्षेत्र से पूंजी ज़्यादा निकलेगी, श्रम कम निकलेगा। और लेकिन मांग किसकी बढ़ेगी, तो गेहूं में चूँकि श्रम की मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, इसलिए प्राइस ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। ये लाइन ध्यान रखने वाली है कि अगर गेहूं की मांग बढ़ती है तो श्रम की मांग भी, कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मोर कैपिटल टू बी यूज्ड, और उत्पादन जो होगा वो दोनों क्षेत्रों में ज़्यादा पूंजी प्रधान हो जाएगा। भले श्रम जब महंगा हो जाएगा तो हम श्रम कम इस्तेमाल करेंगे, पूंजी क्या करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा होने पर दोनों वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादन पूंजी प्रधान हो जाएगा, श्रम महंगा हो जाएगा। ये बात ही कह रहा है। और प्रोडक्शन प्रोसेस विल बिकम मोर कैपिटल इंटेंसिव इन बोथ द सेक्टर्स। ठीक है, अब देखो इसको कैसे तुम चित्र में इसको समझोगे। उसको मत दिखा करो। हाँ, न दिखे तभी ठीक है, ये दिखेगा तुम लोग परेशान होंगे। ये दिख रहा है, ये जो इतना तुमको समझ में ही आ गया ना, यहाँ लेबर और यहाँ कैपिटल, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर, पहले मान लो यहाँ उत्पादन हो रहा था, ये इसका समुत्पादन था और ये इसका समुत्पादन, ठीक है। और ये इसकी साधन गहनता थी और ये इसकी साधन गहनता, यही होगा भाई। इतना क्लोथ का उत्पादन, इतना व्हीट का उत्पादन, और ये कीमत रेखा P0 जहाँ इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट का, तो यहाँ उत्पादन हो रहा है, ये कीमत है। अब क्या है, अब कह रहा है कि अब व्हीट का उत्पादन बढ़ गया। किसका उत्पादन बढ़ गया, व्हीट का, ये हो गया, ठीक है। और जब ये हो गया इसका मतलब कि दूसरा उत्पादन क्लोथ का यहीं पर होगा, वो यहाँ होगा, ठीक है। अब उत्पादन कहाँ होगा, ये अगर हम ये मान लेते हैं कि उत्पादन यहाँ हो रहा है, तो अब देखो साधन गहनता देखो, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। ये इधर से इधर चली गई, यानी कैपिटल की तरफ चली गई ना, और ये यहाँ से यहाँ चला गया, यानी इधर चला गया, कैपिटल तो चला गया। तो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन पहले की तुलना में अधिक कैपिटल इंटेंसिव हो गया। यही तुमने वहाँ पढ़ा है ना। और दूसरा कह रहा है कि श्रम महंगा हो गया।
दूसरा क्या हो गया? श्रम महंगा हो गया। इसकी व्याख्या यहाँ अभी नहीं करते हैं, यहाँ सिर्फ इतना बताते हैं कि दोनों क्या हो गया? पूंजी गहन हो गया, ये भी पूंजी गहन हो गया और ये भी पूंजी गहन हो गया। अब दूसरी चीज में देखो कि श्रम महंगा कैसे हो जाएगा, ठीक है, इसको मिटाएं। ये कीमत रेखा पहले दी हुई है, ध्यान दो। अब यहाँ हम कीमत रेखा की बात करेंगे। यहाँ कीमत रेखा पहले दी हुई है। इस कीमत रेखा में या थोड़ा इसको और चाहे तो कर दो, थोड़ा समान ये कीमत रेखा P0 P0। यहाँ तुम्हारा प्रारंभिक संतुलन ये W है और ये C, ठीक है। ये देखो यहाँ पहले ध्यान दो, ये कीमत दी हुई थी, यहाँ उत्पादन था, ये संतुलन का बिंदु है। अब हमें जब इसका उत्पादन बढ़ाया W को W1 कर दिया यहाँ, तब इसी कीमत पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पहुँच जाती है, तो दोनों का ढाल बराबर है। लेकिन संतुलन वहाँ होगा जहाँ दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ये समुत्पाद पर और ये समुत्पाद पर, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो कीमत कैसी हो जाएगी? P1 P1। और ये तब होगा जब श्रम महंगा हो जाए और पूंजी क्या हो जाए? सस्ती हो जाए। इसलिए जब हम बाएं से दाएं चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर, यह लाइन याद रखने वाली है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर बाएं से दाएं चलते हैं तो उस समय श्रम महंगा होता जाता है और पूंजी सस्ती हो जाती है। अब ये सारी बातें यहाँ इस तरह लिखी गई हैं, द पॉइंट्स वेयर प्राइस रेशियो टेंजेंट बोथ द आइसोक्वांट्स आर डिपिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व के द्वारा हम यही व्यक्त करते हैं कि इसके हर बिंदु पर दोनों समुत्पादक और कीमत रेखा सब आपस में कैसी हैं? बराबर है, ठीक है। Because production function is homogeneous, so OR factor intensity line is also known as expansion path। ये जो OR है, ये जो बनाते हैं, ये रेखा तुम्हारी जो है वो एक्सपेंशन पाथ भी कहलाती है। यहाँ से ये जो है, इसी को आगे बढ़ा दो, इसको यहाँ से ये जो रेखा इसका जो कॉन्टैक्ट करेंगे, इसी को ऐसे बढ़ा दो ये, तो ये क्या हो जाएगी? यही एक्सपेंशन पाथ है, इसी पर जा रहा है। इसका मतलब जो प्राइस रेशियो यहाँ है वही प्राइस रेशियो यहाँ होगा, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा?
यहाँ होगा जहाँ ये बताएगा कि श्रम तुम्हारा महंगा हो गया और पूंजी सस्ती हो गई। हाँ, और इस तरह से कीमत जो P1 है वहीं यह संभव है जहां आप ये बता सकें कि श्रम महंगा हो गया और पूंजी सस्ती हो गई। तो ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर चेंज कैसे होता है उसकी व्याख्या है। अब देखो नेक्स्ट है साधन संपन्नता में परिवर्तन, चेंज इन फैक्टर इंडाउमेंट। चेंज इन फैक्टर इंडाउमेंट। यदि पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है तो जो साधन एलोकेशन वक्र है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है, और यदि श्रम की मात्रा में वृद्धि होती है तो फैक्टर एलोकेशन कर्व नीचे की ओर खिसक जाता है और साधन गहनता जो होगी वो समान होगी। जैसे ये देखो, बहुत आसान है, बहुत दिमाग लगाने योग्य है। जैसे ये है, ये पहले से तुम्हारा साधन संपन्नता है और ये फैक्टर एलोकेशन कर्व है, ठीक है। अब अगर इसमें पूंजी की मात्रा बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई ना, तब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर श्रम की मात्रा बढ़ गई तब ऐसे, यही तो होगा। तो अगर पूंजी की मात्रा बढ़ती है तो ये ऊपर खिसक जाएगा, श्रम की मात्रा बढ़ती है तो ये नीचे खिसक जाएगा, और ये फैक्टर इंटेंसिटी वही रहेगी, साधन गहनता वही, क्योंकि यहीं से जाएगा सीधे, ठीक है। ये इसको भी बना सकते हो। अब क्या हो गया कि यहाँ अगर ये है मान लो तो यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अगर ये R1 हो जाता है, ये R2 हो जाता है, तो डिपेंड करेगा कि इसके अलावा मैंने तुमसे कहा था कि अगर ये जो ओवरऑल एलोकेशन कर्व है, अगर इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है तो कैपिटल इंटेंसिव होगा, और नीचे होता है तो लेबर इंटेंसिव होगा। जैसे ये देखो, ये अगर मान लीजिए एलोकेशन कर्व ये पूरा बना, और कॉन्ट्रैक्ट कर्व अगर ऐसे बन जाता है, ऐसे, यानी ये है, ऐसे भी हो सकता है, तो इसे कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। अगर ऐसे बन गया मान लो ये है, तो क्या हो गया ये, तो लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व किधर है, ओवरऑल एलोकेशन वक्र के नीचे है या ऊपर है, ये तय करेगा कि कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव। अब इसके बाद देखो